दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के तहत क्या है जमानत के कानून और नियम। दोस्तों जब हम जमानत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जमानत क्या होती है। जमानत जब किसी व्यक्ति किसी अपराध में इन्वॉल्व होता है और उसे कोर्ट या पुलिस कुछ शर्तों के साथ रिहा करती है, जिसमें उसे एक बॉन्ड या एक जमानत बॉन्ड देना होता है, तो उसे जमानत कहते हैं। जब हम बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड की बात करते हैं, जमानत बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड पर्सनल बॉन्ड होता है जिसके अंदर व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि वो जब भी रिक्वायर्ड होगा वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोर्ट में पेश होगा। और श्योरिटी बॉन्ड उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या कोर्ट को रिक्वायरमेंट होगी वो उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ के सामने या कोर्ट के सामने पेश कर देगा। दरअसल जमानत पर्सनल लिबर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट यानी समाज के हितों की संतुलन को बनाना है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि जमानत कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जमानत 4 प्रकार की होती है। रेगुलर बेल, नियमित जमानत, इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, और चौथी होती है डिफॉल्ट बेल। अब ये रेगुलर बेल क्या होती है? दोस्तों जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और वो जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को या सेशंस कोर्ट को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, अरेस्ट होने से पहले ली जाती है। जब किसी व्यक्ति को इस बात का भय होता है कि पुलिस उसे किसी मुकदमे में अरेस्ट कर सकती है, तो वो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए जब किसी व्यक्ति की रेगुलर बेल की एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग हो, तो उसे कुछ समय के लिए अस्थायी टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है और कुछ पीरियड के लिए पुलिस को हिदायत दे सकती है कि उसे अरेस्ट न किया जाए। दोस्तों चौथी तरह की बेल होती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल उसे कहते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक निर्धारित समय में कंप्लीट ना कर
ना करे और कोर्ट में चालान पेश उस निर्धारित समय में ना करे। अब वो निर्धारित समय क्या है? दोस्तों, अगर मामला संगीन है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की सजा है, तो ऐसे मामलों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों में कंप्लीट करना अनिवार्य है और अन्य मामलों में 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती और इस 90 दिन या 60 दिन की अवधि में चालान नहीं देती तो एक्यूज्ड, अभियुक्त, डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और ऐसे में कोर्ट को उसे बेल देना अनिवार्य है। दोस्तों, अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। अब ये जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और गैर जमानती अपराध कौन से हैं? दोस्तों, कानून के शेड्यूल 1 में जो ऑफेंसेस रखे गए हैं, जो पेटी ऑफेंसेस रखे गए हैं, उन्हें बेलेबल ऑफेंसेस के तहत क्लासिफाई किया गया है। ऐसे ऑफेंसेस में व्यक्ति को बेल या तो पुलिस को अप्लाई करनी होती है या मजिस्ट्रेट को। बेलेबल ऑफेंसेस में व्यक्ति का बेल लेने का राइट है, वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम कर सकता है। जो ऑफेंसेस संगीन होते हैं जैसे मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, फ्रॉड, चीटिंग, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इनमें बेल कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। वो केस के सभी पहलुओं को परखने के बाद इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि एप्लीकेंट को, एक्यूज्ड को बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कई कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें मुख्य है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। उस ऑफेंस को करने में एक्यूज्ड का रोल क्या है और उसकी संलिप्तता कितनी है, प्राइमा फेसाई एविडेंसेस क्या हैं, और इस बात पे भी निर्भर करता है कि क्या अगर एक्यूज को बेल दे दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, उसके एब्सकॉन्ड होने का कोई संभावना तो नहीं है, वो दोबारा ऐसा ऑफेंस करने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इन सब चीजों को देख के यदि कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचता है कि एक्यूज्ड को बेल दे देनी चाहिए तो कोर्ट बेल देता है। बेल देते समय कोर्ट कुछ शर्तें भी लगाता है, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, बिना इजाज़त शहर से बाहर या देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी कभी कोर्ट पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दे देता है। किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल ये होता है कि
बेल कहाँ अप्लाई करनी चाहिए। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बेल अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 3 साल तक की सज़ा है उस ऑफेंस में, तो आप मजिस्ट्रेट को या सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो आप बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जहाँ तक एंटीसिपेटरी बेल का सवाल है, उसकी एप्लीकेशन आप सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास एंटीसिपेटरी बेल देने की पावर नहीं है। बेल की एप्लीकेशन लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुडिशियल हियरार्की जो है उसका सम्मान करना चाहिए। जो फर्स्ट कोर्ट बेल दे सकती है, सबसे पहले बेल एप्लीकेशन वहीं लगानी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई और सीधी किसी हायर कोर्ट में लगा दी, तो कोर्ट आपसे उस कोर्ट में जाने के लिए आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आप पहले उस कोर्ट में जाइए। बेल एप्लीकेशन के साथ कुछ दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं, जैसे एफआईआर की कॉपी, एफिडेविट, वकालतनामा, आधार कार्ड एक्सेट्रा। बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते समय इस बात को विस्तार से बताना चाहिए कि बेल क्यों मिलनी चाहिए। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ बेल। मेरिट्स से ज्यादा इस बात पे जोर देना चाहिए कि एप्लीकेंट के भागने की कोई संभावना नहीं है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। दोबारा इस तरह का ऑफेंस करने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके क्लीन एंटीसीडेंट्स हैं और वो बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए तत्पर है। कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हैं, उसका भी जिक्र बेल एप्लीकेशन में किया जाना चाहिए। हमारी एडवाइस ये है कि आपको बेल एप्लीकेशन किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर से ही लगवानी चाहिए, जिससे आपका पक्ष सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में इस बात का जिक्र किया है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। उन्होंने इस बात का भी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बार बार कहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को बेल देते समय ध्यान में रखना चाहिए कि राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में यह भी कहा है कि गरीबों को बिना श्योरिटी के भी रिहा किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको जमानत से संबंधित बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत से डाउट आपके क्लियर
हो गए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।